तो हेलो स्टूडेंट। तो हम लोगों ने पार्ट वन में सेल चैप्टर की कुछ टॉपिक पढ़ ली थी। हमारा नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू है। इस पार्ट टू में हम लोग कुछ सेल के बारे में जानेंगे। फिर इस वीडियो का पार्ट थ्री आएगा। तो इस वीडियो का पार्ट टू में हम लोग का पहला टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर। सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। सेल की स्ट्रक्चर जो होती है, उस सेल में लगभग तीन टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? तीन टाइप होते हैं। एक होता है तुम्हारा न्यूक्लियस, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है साइटोप्लाज्म, और एक होता है क्या? सेल मेम्ब्रेन। एक क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक। अब एक न्यूक्लियस, एक साइटोप्लाज्म, एक सेल मेम्ब्रेन। जैसे ये एक, मान लो हमने सेल बना दिया, सेल बना दिया ना। ये जो पूरा सेल है, इसके बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, उसी को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक। फिर उसके बाद इसकी जो आउटर कवरिंग लेयर होती है ना, ये आउटर कवरिंग लेयर, ठीक, ये आउटर कवरिंग लेयर को ही हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन समझे। उसके बाद इस न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो सेल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। आफ्टर दिस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म पढ़े। अब जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है ना, ये साइटोप्लाज्म, अब ये साइटोप्लाज्म भी दो तरह के होते हैं। ठीक, कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है सेल ऑर्गेनल्स। क्या होता है? सेल ऑर्गेनल्स। और एक होता है सेल इंक्लूजन, इंक्लूजन। ठीक। अब ये सेल ऑर्गेनल्स और सेल इंक्लूजन होता है। अब देखें, इसमें साइटोप्लाज्म हम लोग को पढ़ना है कितने, क्या चीज? सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं। अब ये सेल ऑर्गेनल कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसी सेल ऑर्गेनल्स में कम से कम सात चीजें होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, रोबोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड। ये सेल ऑर्गेनल्स होता क्या है? यही सेल साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी में छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं जो सेल में होते हैं, इसीलिए उसको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं, ठीक, वैसे इस सेल में भी छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं, जिसमें जिसमें सारे ऑर्गन साथ हैं। उसे हम, उस ऑर्गन को हम लोग सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है, तो पहला माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे सारे सात हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर में। तो एक था हम लोग का न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होता है। जो सेल होता है उसके आउटर कवरिंग होती है, ये सेल है। सेल की जो ये आउटर कवरिंग लेयर है, इसी को तो हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको एक नाम से और जानते हैं, क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो इसके कुछ फंक्शन है। क्या है फंक्शन? जैसे फॉर्म द बाउंड्री ऑफ द सेल। ये सेल है ना, ये सेल की बाउंड्री होती है। ठीक है, तो ये बाउंड्री फॉर्म करता है। उसके बाद हमारा सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर। ये एक दूसरे सेल को क्या करता है? अगर ये सेल मेम्ब्रेन ना रहे,
एक कोई सेल यहाँ पे होगा, एक सेल को यहाँ पे होगा, आके यहाँ पे मीट करा के इतना बड़ा सेल बन जाएगा। लेकिन नहीं, ये सेल मेम्ब्रेन होता है, एक सेल को ऐसे दूसरे सेल से क्या करेगा, अलग रखेगा, एक दूसरे को उसमें मिक्स नहीं होने देगा, ठीक। तो ये अलग रखता है। अगला पॉइंट है मेंटेन सेल शेप। ये सेल शेप को क्या करता है, मेंटेन करता है। जिस तरह का शेप रहेगा उसी शेप में वो रखेगा, ठीक। इसका शेप चेंज नहीं कर पाता है जल्दी, ठीक है। वो लगभग एक शेप को मेंटेन किए रहता है, नहीं कि अभी कुछ इस तरह है सेल मेम्ब्रेन तो कभी कुछ इस तरह हो गया, ठीक है। तो जिस तरह मान लो इस तरह है, इस तरह ही रहेगा, ठीक है। सेल की शेप को क्या करता है, मेंटेन किए रहता है। अगला है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? सिलेक्टिवली से हमारा निकल के आता है सेलेक्ट, ठीक। परमिएबल से निकल के आता है परमानेंट। उसके बाद हमारा निकल के आता है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन तो है ही, ठीक है। तो अब सेलेक्ट किया रहता है परमानेंट के लिए, यानी कि अगर एक ये सेल है ना, ये सेल मेम्ब्रेन सेलेक्ट किया होता है कि इस सेल के अंदर क्या आएगा क्या जाएगा, एकदम सिलेक्ट किए रहता है। जैसे वाटर आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है, प्रोटीन आ सकती है, ठीक है। इन लोग को एकदम सेलेक्ट किया रहता है, इसके अलावा और भी कोई चीज अंदर नहीं आएगी, ठीक है। मतलब इसको सिलेक्ट किया रहता है कि यही यही चीज आएगी, तो उसके अलावा और कोई चीज इसमें नहीं आती है, ठीक है। बस इसमें न्यूट्रिएंट्स, वाटर और ऑक्सीजन ही आता है जो इसको सिलेक्ट किया रहता है। फिर उसके बाद हमारे सेल मेम्ब्रेन में, सेल स्ट्रक्चर में ही हमारा सेल मेम्ब्रेन है, और उसी सेल मेम्ब्रेन में एक और पॉइंट आता है हमारा सेल वॉल। अब ये सेल वॉल क्या होता है, जो ये सेल है ना, इसी सेल के सेल मेम्ब्रेन के बाद में एक होता है वॉल, जो होता है सेल वॉल, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, ठीक। ये बस प्लांट सेल में ही पाया जाता है, ठीक है। ये एनिमल सेल यानी हम लोग के सेल में ये नहीं होगा। जितने भी एनिमल सेल होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। तो सेल वॉल इज द प्रेजेंट इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के तुरंत उसके बगल में ही होता है, क्या होता है, उसके जस्ट बगल में क्या होता है, सेल वॉल होती है, ठीक है। इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट। ये बस प्लांट सेल में ही होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होता है। एनिमल प्लांट सेल के सेल मेम्ब्रेन के बाद में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक। एंड कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, और ये बना किससे होता है, ये सेल्यूलोज से मिलके बना होता है, ठीक है। सेल वॉल किससे मिलके बना होता है, सेल्यूलोज से, ठीक। अब उसके बाद इसका फंक्शन, कुछ इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड रिजिडिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट। ये रिजिडिटी बहुत, ये थोड़ा रिजिड होता है, क्या होता है, रिजिड होता है, ठीक है। ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर है प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, और ये अंदर की जो ऑर्गन है ना, उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। अगला टॉपिक हम लोग का है न्यूक्लियस, ठीक। हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, उसके बाद आता है न्यूक्लियस, ठीक। अब न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेंटर में होता है सेल के, ठीक। ये सेंटर में होता है और ये पूरे सेल को कंट्रोल किए रहता है। क्या किए रहता है, पूरे सेल को कंट्रोल किया रहता है, इसलिए कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल बोलते हैं। अब इसमें कुछ टाइप होते हैं, जैसे न्यूक्लियर इन्वेलॉप, ठीक, न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियस और क्रोमैटिन मटेरियल, ये सब क्या होती हैं, जैसे भी तुम लोग सेल पढ़े, सेल में एक छोटा सा वो न्यूक्लियस होता है कि नहीं, उसे न्यूक्लियस को अगर हम ऐसे बनाएं, उसे न्यूक्लियस को अगर हम बनाएं, तो यहाँ पे ये गोल सा न्यूक्लियस, इसके बाहर कुछ इस तरह से क्या होगा, एक और सेल होगा, एक और लाइन होगी, ठीक है, इस तरह। अब इस न्यूक्लियस के साइड साइड में ये एक मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक। उसके बाद न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बाद जो न्यूक्लियर इन्वेलॉप होता है ना, ये जो पोर दिख रहे हैं तुम्हें, क्या दिख रहे हैं, पोर, छोटे छोटे जो पोर यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इन्हीं को हम न्यूक्लियर इन्वेलॉप या तो न्यूक्लियर पोर भी बोलते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, इसके अंदर जितने भी और फ्लूइड टाइप की चीज होती है, जो फ्लूइड की टाइप की सारी चीजें होती है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इसी में एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद हमारा आता है न्यूक्लियोलस। जैसे एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है, उसे न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा ऐसे क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है,
न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, इसी न्यूक्लियोलस में ही क्या बनता है, आरएनए का फॉर्म। आरएनए इसमें क्या होता है, कंटेन होता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम इसका फॉर्मेशन करने के लिए, राइबोसोम का फॉर्मेशन करने के लिए इसी न्यूक्लियोलस में क्या होते हैं, आरएनए होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोलस है। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है वो जल्दी जल्दी लिखने पे। अब इसमें आता है क्रोमैटिन मटेरियल। अब जिस तरह एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनल थी ना, वैसे इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ इस लाइन की तरह ऐसे 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 बहुत सारी लाइन होती है। ठीक है, इस तरह एक लंबे से मतलब लाइन होती है, इसे हम कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल। अभी जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है ना, इसकी वजह से ये इसी न्यूक्लियस में ना नॉन डिवाइडिंग क्रोमैटिन, यही क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें फंक्शन। अब इसके हमारे फंक्शन कुछ ज्यादा नहीं है, इसके फंक्शन ये है कि ये कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज। जितनी भी उस सेल में एक्टिविटी होगी, कोई भी एक्टिविटी होगी, उसका कंट्रोल कौन करेगा, सारा न्यूक्लियस ही कंट्रोल करेगा, इसलिए इसे कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। कभी भी जब सेल का एक डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, उसमें ये न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, एक न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है जब एक सेल डिवीजन होता है। फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बाद हमारा आता है साइटोप्लाज्म। अब हम लोग जाने थे, जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल के सेल और न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितनी भी होती है, उसमें वो सारे साइटोप्लाज्म होती है। उसी में कुछ ऑर्गन होते हैं। अब देखो साइटोप्लाज्म, इट इज वेरी लाइक सब्सटेंस, इट कंटेन 90% वाटर। जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसके अंदर 90% क्या होती है, सारे वाटर होती है, पानी होती है। क्या होती है, पानी होती है 90%। अब उसी साइटोप्लाज्म में कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसी में प्लास्टिड होता है, उसी में वैक्यूल होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है, उसमें तीनों चीजें होती हैं। अब सेल ऑर्गेनल, अरे बताया था, सेल ऑर्गेनल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये सेल है ना, ये सेल में तुम्हारा ये न्यूक्लियस है, इसी के बीच में कहीं माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कहीं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, गोल्गी एपरेटस, ऐसे सारे बहुत सारे क्या है, सेल ऑर्गेनल्स इसमें, सेंट्रोसोम राइबोसोम सारे क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब उसके सेल ऑर्गेनल्स ये हो गया, ये सारी एक्टिविटीज में बहुत सारी लाइफ प्रोसेस होती है। ठीक, उसके बारे में आगे पढ़ोगे, सारी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, और फिर उसके बाद तुम्हारा सेंट्रोसोम राइबोसोम और ये बहुत बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद हमारा आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड है ना, अब प्लास्टिड जो होता है ये प्लांट में पाया जाता है। ठीक, प्लांट में क्यों पाया जाता है, देखो ये एनिमल के सेल में नहीं पाया जाता। अब जैसे प्लास्टिड के तीन टाइप हैं, क्या है, तीन टाइप हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, क्या, क्रोमोप्लास्ट। फिर तीसरा है तुम्हारा ल्यूकोप्लास्ट, क्या, ल्यूकोप्लास्ट। ये तीन तरह की चीजें प्लास्टिड में होती हैं। अब क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है, इसी सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्लास्टिड भी होती है, जिसमें तीन तरह के साइट प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का मतलब ये ग्रीन पिगमेंट देता है। क्या देता है, ग्रीन पिगमेंट, यानी कि इसी में क्लोरोफिल बनता है। ठीक है, क्या बनता है, क्लोरोफिल। ये कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। पत्ती में हरी कलर होती है ना, किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, उसको ग्रीन पिगमेंट देता है। ठीक, प्लास्टिड का काम। और फिर उसके बाद उसी में होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है। फल जो होता है, फ्रूट, फ्लावर, इन सब का कलर किस तरह का रहेगा, ग्रीन रहेगा या रेड रहेगा या बैगनी या तरह तरह के कलर, किस कलर के रहेंगे, वो ये देता है। यानी कि ये कौन कौन सा कलर देता है, रेड देता है, येलो देता है, ठीक है, और भी सारी चीजें, ये पर्पल, तरह तरह की ETC, ये सारे किस में देते हैं, ये क्रोमोप्लास्ट में होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या देता है, बस ग्रीन कलर देता है। उसके बाद हमारे ल्यूकोप्लास्ट, सारी कलर तो हो गई। ल्यूकोप्लास्ट में होता है कलरलेस, या तो व्हाइट होगा या तो कलरलेस होगा, यानी कोई कलर नहीं होगी। जैसे
आलू होता है ना, आलू के अंदर तुम लोग येलो येलो देखो तो असल में वो येलो नहीं, उसमें सिर्फ सेल में देखोगे ना, वो होता है एकदम कलरलेस, ठीक। यानी कि अगर किसी में व्हाइट है या तो कलरलेस है, वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से। पत्ती हरी है क्यों? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल बनता है, ठीक। क्रोमोप्लास्ट का काम, ये फ्रूट्स या फ्लावर को कलर देता है, रेड येलो पर्पल जिस तरह का रहेगा वो देता है, ठीक है। ये हो गई प्लास्टिड। उसके बाद आता है हमारा वैक्यूल्स। जो ये हमारा सेल है ना, इस सेल में जो हमारा साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के पास साइटोप्लाज्म है, उसमें एक बड़ा सा एक ऐसे वैक्यूल होता है। क्या होता है? वैक्यूल, ठीक है। जब कोई सेल बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाता है ना, तो उसमें वैक्यूल बहुत बड़े हो जाते हैं। क्या रहते हैं? बहुत बड़े। इसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो क्या होता है? बहुत बड़े। लेकिन अगर एक यंग सेल है, कैसा सेल है? यंग सेल। अगर यंग सेल है, उसमें जो ये वैक्यूल्स होते हैं बहुत छोटी छोटी होती है। क्या होती है? वैक्यूल छोटी होती है। लेकिन ओल्ड में वैक्यूल्स क्या होता है? बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब ये जो वैक्यूल होता है, यंग सेल ना रहे तो बहुत बड़ा होता है कि नहीं? इसके अंदर एक ऐसे फ्लूइड टाइप का एक और चीज होती है, जिसे हम कहते हैं सेल सैप। क्या बोलते हैं? सेल सैप बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जो ये वैक्यूल होता है ना, ये भी एक चीज से कवर होती है, ठीक है। इस ये कवर होता है एक मेम्ब्रेन से, इसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। सेल शेप और टोनोप्लास्ट। ये हो गया हमारा पार्ट 2 कंप्लीट, ठीक है। अब पार्ट 2 के बाद हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो पार्ट 3 के लिए कम से कम इस वीडियो पे 10 कमेंट होने चाहिए। किसके लिए? पार्ट 3 के लिए। कोई भी करे, कितनी बार भी करे, लेकिन 10 कमेंट होने चाहिए। इसके लिए? पार्ट 3 के लिए, ठीक है। तो फिर पार्ट 3 के लिए जल्दी से कमेंट करो, और वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाना।